तुम्हारे पास बस 2 घंटे बचे हैं दिन खत्म होने के लिए। अगर तुम किसी को मार नहीं पाए तो 2 घंटे बाद जानते हो ना क्या होगा? राहुल अपने आप को तेल में फ्राई होता हुआ महसूस करता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगता है। तभी राहुल सोचता है कि क्या ना किसी और को मारा जाए। आखिर लाल क्रॉस वाले को ही तो ढूंढना है। इस शहर में तो कई ऐसे पापी घूम रहे होंगे। राहुल अपने माँ बाप के सोने का इंतजार करता है और जैसे ही वो अपना रास्ता साफ पाता है वो चुपके से अपने घर से निकलता है। शहर की सड़कें वीरान थी। आखिर कहां खोजूं लाल क्रॉस वाला निशान इतनी रात गए। तभी राहुल को आयशा याद आती है। बाप के बदले एक बेवफा इंसान। कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो तुरंत चल पड़ता है आयशा के घर की ओर। रास्ते में वो अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। वो अपना फोन निकालकर आयशा को कॉल करता है। आयशा फोन उठाकर तुरंत कहती है, कहाँ थे तुम कब से गायब हो? जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। आयशा उसे डांट ही रही होती है कि तभी राहुल उसे बर्थडे विश करता है और मिलने के लिए कहता है। उस पर आयशा घबराकर कहती है, अभी नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स से घर पर, हम कल मिलते हैं ना। आयशा के पीछे से किसी की हंसने की आवाज राहुल को आती है। राहुल समझ जाता है कि वो शायद उस नीली मर्सिडीज वाले के साथ है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं कल मिलता हूं। एक पल का भी इंतजार न करते हुए राहुल सीधा आयशा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाने पर जैसे ही आयशा दरवाजा खोलती है वो राहुल को देखकर चौंक जाती है। तुम यहां इस वक्त? राहुल से धक्का देकर अंदर घुसता है। तभी इस हड़बड़ी में अंदर से वो लड़का बाहर आ जाता है और राहुल की ओर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? राहुल गुस्से से उसके पास जाकर उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वो लड़का दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। आयशा ये देखती ही उसके पास दौड़ती है और उसकी मदद करते हुए उसे उठाती है। राहुल पास में पड़ा चाकू उठाकर उन दोनों के पास जाता है। जैसे ही वो अपना हाथ उठाकर आयशा को चाकू मारने जाता है उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। लाख कोशिश करने के बाद भी वो आयशा पर वार नहीं कर पाता। तभी वो गौर करता है कि आयशा और उस लड़के दोनों पर तो लाल क्रॉस का निशान है ही नहीं। राहुल ये समझ ही रहा होता है कि तब उस नर्क दूत की आवाज राहुल को सुनाई देती है, तुम बिना लाल क्रॉस वाले को नहीं मार सकते। राहुल को समझ नहीं आता, आखिर वो लड़की जिसने उसे धोखा दिया, एक बार नहीं बल्कि बार बार, भला वो कैसे गुनहगार नहीं हो सकती? और उसके पापा, जिनको राहुल ने बचपन से सिर्फ अच्छे काम करते हुए देखा है, वो कैसे पापी हो गए? सोचते सोचते राहुल की नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है। 12 बजने में अभी सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। राहुल आयशा की ओर देखता है, जो उस लड़के को पकड़े डरी सहमी सी कोने में खड़ी राहुल की ओर देख रही है। राहुल का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उसके हाथ उस नरकदूत ने रोक रखे थे। कुछ कहे बिना राहुल वहां से निकलता है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे जल्द से जल्द एक लाल क्रॉस वाला इंसान चाहिए था। किसी इंसान के ऊपर लाल क्रॉस देखना था, उसे मारना था, नहीं तो अपने पिता को मारना होगा या अनंत काल के लिए नर्क में चलना होगा। राहुल बहुत घबराया हुआ पागलों की तरह शहर की सड़कों पर घूम रहा था। उसका ध्यान कभी उन खाली सड़कों पर था तो कभी अपनी घड़ी पर। हर जाता हुआ मिनट राहुल की धड़कनें और बढ़ा रहा था। अब आखिर के 10 मिनट बचे थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या, कि तभी उसकी नजर एक रोड क्रॉस कर रहे इंसान पर पड़ती है। उसे गौर से देखने पर राहुल को उस पर वो लाल क्रॉस नजर आ जाता है।
राहुल तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे। राहुल पास ही पड़ी एक रस्सी लेकर उस आदमी के पास जाता है और उसके गले में रस्सी डालकर खींचता है। वो आदमी छटपटाता है, लेकिन राहुल अपने होश में नहीं था। उसे तो बस उस आदमी की जान चाहिए थी। धीरे धीरे उस आदमी का छटपटाना बंद हो जाता है। वो आदमी मर चुका है। राहुल रस्सी ढीली करके गहरी सांस लेता है। वो सोच रहा होता है कि 24 घंटों में उसकी जिंदगी ने क्या मोड़ ले लिया था। जिसने आज तक किसी को खरोंच तक नहीं मारी थी, उसने आज एक अनजान आदमी की जान ले ली। राहुल ये मंजर देखकर रो पड़ता है। वो जैसे ही अपनी घड़ी की ओर देखता है, एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। 12 बजने में अभी भी 1 मिनट का समय बाकी था। वो अपने आसपास देखता है। दूर दूर तक सिवाय खामोशी और सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही 12 बजते हैं, वो नरकदूत राहुल के सामने आ जाता है। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? राहुल इस सवाल पर नरकदूत की ओर गुस्से से देखता है। ये कब तक करना होगा मुझे? इस पर नरकदूत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जब तक मैं रुकने को ना कहूं तब तक। ये सुनते ही राहुल और घबरा जाता है। वो सोचता है कि न जाने और कितनों को मारना पड़ेगा। नरकदूत राहुल की परेशानी समझकर कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये सुनते ही राहुल के चेहरे पे थोड़ी परेशानी कम होती है। वो उठकर नरकदूत के पास जाता है। कैसी मदद? नरकदूत जमीन पर पड़े उस आदमी की जेब में हाथ डालकर एक कार्ड बाहर निकालकर राहुल के हाथ में देता है। राहुल जैसे ही उस कार्ड को पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक पुलिस आईडी कार्ड है जिस पर उसका नाम और फोटो है। ये क्या करवा दिया तुमने मुझसे? एक पुलिस ऑफिसर का खून, वो भी मेरे हाथों। हे भगवान, अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। नरकदूत जोर से हंस पड़ता है। राहुल, तुम मर चुके हो। तुम्हारा मेरे सिवा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि तुम इस आदमी की जगह ले लो। पुलिस बन जाओगे तो मुजरिम थोड़ी जल्दी से मिल जाएंगे तुम्हें। सोच लो। राहुल को नरकदूत की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि ऐसे गुनहगारों से मिलने के लिए इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि पुलिस वाला बन जाए। राहुल के लिए अब खुद को तेल में फ्राई होने से बचाना एकमात्र मकसद था। वो तुरंत नरकदूत की इस बात पर हां कर देता है। नरकदूत राहुल के पास आकर उसके माथे पर जोर से मारता है। अचानक राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखें खुलने पर राहुल अपने आप को जमीन पर पड़ा पाता है। वो उठकर खड़ा होता है और पास ही खड़ी एक गाड़ी के शीशे में खुद को देखता है। वो अब उस पुलिस वाले के शरीर में था। राहुल मुड़कर नरकदूत को देखता है, मगर नरकदूत तो वहां से गायब हो चुका था। राहुल उसे 2-3 बार पुकारता है, मगर नरकदूत उसे कोई जवाब नहीं देता। राहुल अपनी जेब में हाथ डालकर वो कार्ड दोबारा देखता है। वो देखता है कि इस पुलिस वाले का नाम भी राहुल था। वो मुस्कुराकर कहता है, अजीब इत्तेफाक है। एक राहुल ने दूसरे राहुल को मार दिया। कार्ड के नीचे दिए हुए पते पर राहुल बढ़ चलता है। जैसे जैसे वो अपने घर जा रहा था, वैसे वैसे उसे इस पुलिस वाले की यादें दिखाई दे रही थी। उसका घर, उसका परिवार, उसकी जिंदगी, सब राहुल की आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रही थी। राहुल को पता चलता है कि अब वो एक खुफिया फोर्स का हिस्सा है, जो पुलिस तो है, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े कामों को अंजाम देने के लिए है।
उसके घर बार में उसके माँ बाप और एक छोटी बहन है, फिर भी वो हमेशा से अकेला रहता था। भला ऐसे इंसान ने ऐसा क्या काम किया था जिससे उसके ऊपर लाल क्रॉस आ गया? इसी सोच विचार के बीच वो अपने क्वार्टर्स पहुंचता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। राहुल घर का मुआयना कर ही रहा होता है कि दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों पर उसकी नजर जाती है। इंस्पेक्टर राहुल का जीवन अब इस राहुल के सामने था। राहुल कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करता है, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भला उसकी आंखों में नींद कहां आती? एक नए सवेरे की उम्मीद लिए राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो कपड़े पहनकर अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। अरे राहुल, कैसे हो? उस लड़की के पूछते ही राहुल स्तब्ध हो जाता है। अपनी यादों में खोजने पर उसे उस लड़की के बारे में पता चल जाता है। वो लड़की थी शालिनी, जो राहुल के साथ उसी की टीम में काम करती थी। राहुल उसे काफी पसंद भी करता था। अरे क्या हुआ? शालिनी दोबारा राहुल से पूछती है। कुछ नहीं, क्यों? राहुल उससे आश्चर्य में पूछता है। शालिनी उसे याद दिलाती है कि कैसे वो पिछली रात तबीयत ना ठीक होने का कारण देकर ऑफिस से निकल गया था। तभी राहुल को अचानक वो बात याद आ जाती है। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस पहुंचने पर वहां बाकियों से राहुल की मुलाकात होती है। शालिनी राहुल को आज एक मीटिंग के बारे में बताती है। उनकी मुलाकात आज एक नए कमिश्नर से होने वाली थी, जिनका तबादला हाल ही में हुआ था। राहुल और शालिनी तुरंत कमिश्नर की कैबिन की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, राहुल चौंक जाता है। उस कमिश्नर के ऊपर वो लाल क्रॉस बना हुआ था। कमिश्नर जैसे ही राहुल और शालिनी की ओर मुस्कुरा कर देखता है, राहुल के कानों में उस नर्कदूत की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। क्या किसी नई मुसीबत में फंस गया था राहुल? और आखिर कब तक अपने पिता को बचा सकता है वो?